हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे, है ना। और ये वन शॉट वीडियो होने वाला है आपका। मतलब मैं इसमें सारे चैप्टर्स को कंपाइल करके आपको एक वीडियो दे दूंगी जिसमें आप सारे क्वेश्चन आंसर को जो है रिवीजन आप इनका बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो रहेगा, तो आप एक काम करना कि आप इसको ना इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करके देख लेना, तो आपका सिलेबस जो है, मतलब जो भी सारा रिवीजन है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ए लेटर टू गॉड वाले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये मैंने आपको जस्ट चैप्टर जो पढ़ाया है ना, सिलेबस जो मैंने आपको कराया है, उसमें मैंने बीच बीच में आपको ओरल कॉम्प्रहेंशंस कराए हैं। बट अगर किसी के पास टाइम नहीं है इतना, या आपको स्टोरी पता है, जस्ट आपको रिवीजन करना है एक बार क्वेश्चन को कि आपको कैसे लिखना है, जस्ट एक आइडिया चाहिए, तो आप ये वाला वीडियो जो है उसको आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। लेंचो को किस चीज़ की होप थी? तो लेंचो को किस चीज़ की होप थी? लेंचो को होप थी आपकी डाउनपोर। डाउनपोर समझते हैं, मतलब बारिश की उसको जो है होप थी। क्योंकि जब हमें क्रॉप हम उगाते हैं या क्रॉप कोई भी उगाता है, तो उसको किस चीज़ की नीड होती है? वाटर की नीड होती है। या तो आप नेचुरली जो है रेन की फॉर्म में, अगर रेन आ गई है तो उसको पानी मिल जाएगा, इरीगेशन हो जाएगा उसके लिए। बट अगर नहीं है तो आर्टिफिशियल तरह से करते हैं यहाँ पे। तो अच्छी क्रॉप के लिए जो है उसको डाउनपोर की नीड थी यहाँ पे, यानी कि बारिश की नीड थी। आगे देखिए उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने रेन ड्रॉप को नए कॉइन्स के साथ कंपेयर क्यों किया है? तो आंसर देखिए, लेंचो ने यहाँ पे जो आपके ये थे रेन ड्रॉप हैं, इनको नए कॉइन के साथ इसमें कंपेयर किया है। बड़े जो कॉइन्स थे उनको तो उसने क्या बोल दिया, 10 से उसको कंपेयर कर दिया है ना, कि बड़े बड़े जो हैं वो 10 सेंट हैं और जो छोटे छोटे हैं वो 5 हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्रॉप थी वो रेडी थी, किस चीज़ के लिए? हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार थी, हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी थी। तो उसको लगता था कि अब ये जो क्रॉप्स हैं, जब उनको वो सेल आउट कर देगा तो उससे उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो क्या हो जाएगा? उसके पास प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। इसीलिए उसने यहाँ पे अपनी क्रॉप को न्यू कॉइन्स के साथ में कंपेयर किया है। थर्ड है आपका क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज। अब बारिश ने क्या किया? जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था बारिश वैसी नहीं हुई, बारिश बिल्कुल बदल जाती है। तो क्या है यहाँ पे, और उसकी फील्ड के साथ में क्या हुआ? लेंचो की फील्ड के साथ में जब बारिश स्टार्ट हुई, ठीक है, तो बहुत तेज़ बारिश, पहले हल्की बारिश थी, फिर बहुत तेज़ आई बारिश हो गई, है ना। स्ट्रॉन्ग विंड हो गई बहुत ज़्यादा, और वो जो बारिश थी ना, उसके साथ में हेल स्टोन जो है, आपके ओले जो हैं वो गिरने लगे, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा होने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो गिरने लगे। अब हेल स्टॉर्म जो है वो लगातार 1 घंटे तक चलता रहा, और इसने लेंचो की सारी क्रॉप को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। जो उसके खेत थे ना, जो उसकी कॉर्न फील्ड थी, उनको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। जो फ्लावर्स लगे हुए थे उस पर वो सारे वॉश आउट हो गए। तो यानी कि उसकी सारी क्रॉप क्या हो गई हैं? डिस्ट्रॉय हो गई हैं। नेक्स्ट है आपका, वॉट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। लेंचो की क्या फीलिंग थी जब आपकी बारिश जो है वो रुक जाती है? जब आपका हेल स्टोन जो है आपके जब रुक गए, बारिश जो थी, जो तूफान था वो बिल्कुल रुक गया, तो लेंचो बहुत परेशान हो गया, है ना। ग्रीफ मतलब होता है सैडनेस, बहुत दुख से भर गया वो बिल्कुल, है ना। डिसअपॉइंटमेंट हो गया उसको बहुत ज़्यादा। उसको क्या समझ में आ रहा था? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, है ना। तो उसको ये रियलाइज़ हुआ उस टाइम पे कि सारी जो चीज़ थी, यानी कि जो उसकी पूरी की पूरी क्रॉप है वो क्या हो गई है? र्यून हो गई है, मतलब ख़राब हो गई है, बिल्कुल बर्बाद हो गई है। किसकी वजह से? हेल स्टॉर्म की वजह से। और कुछ भी नहीं बचा है, नथिंग वॉज लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा है जिससे वो अपनी फैमिली को फीड कर सके, उनको खाना खिला सके फॉर द एंटायर ईयर, पूरे साल के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। और उसको लग रहा था कि हमारा आने वाला जो टाइम है वो बिल्कुल एकदम ब्लैकआउट हो चुका है ना। और उसके पास कुछ भी खाने को नहीं बचेगा, पूरी की पूरी फैमिली जो है वो स्टारवेशन की वजह से भूखी मर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओरल कॉम्प्रहेंशन अगले वाले हैं आपके। ये देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो को विश्वास किस पे था? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, लेंचो को किस चीज़ पे विश्वास था? भगवान पे विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, क्या किया उसने? उसको ऐसा विश्वास था कि भगवान हमें देखते रहते हैं, जो भी चीज़ें होती रहती हैं भगवान हमें ऊपर से देखते रहते हैं। उसको मन ही मन में ये विश्वास था, इसीलिए उसने क्या किया, अपनी बात को भगवान तक और पहुंचाने के लिए, क्योंकि विश्वास तो उसका बहुत ज़्यादा था भगवान में। तो उसने क्या किया, उसने भगवान को एक लेटर लिखा, ठीक है। और जिसमें उसने क्या किया, उसने भगवान से डिमांड किया, किस चीज़ के बारे में? 100 पीसूस की वो डिमांड करता है। क्यों करता है? ताकि वो अपनी फील्ड को दोबारा से सो कर सके, दोबारा से उगा सके क्रॉप अपनी फील्ड में, जो हेल स्टॉर्म की वजह से डिस्ट्रॉय आपकी हो गई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हु रीड द लेटर। तो किसने पढ़ा लेटर? जो था आपका लेटर आपका पढ़ा पोस्ट मास्टर ने, सिंपल, है ना। और लेटर किसके नाम पे था? किसको एड्रेस किया गया था? लेटर किसके लिए था? तो गॉड के लिए था, कि गॉड के लिए उसने लेटर लिखा था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। अब पोस्ट मास्टर ने क्या किया? स्टार्टिंग में जब आपका पोस्ट मास्टर था थोड़ा हंसने लगा, मजाक बनाने लगा,
कि आज तक भगवान के नाम पे किसी ने जो है लेटर लिख के नहीं दिया है। लेकिन जब उसने देखा कि किसी ने भगवान के नाम पे लेटर लिखा है तो उस केस की सेंसिटिविटी को उसने पहचान लिया। वो समझ गया कि बहुत ही सेंसिबल पर्सन है जिसने लिखा होगा। मतलब देख लो कितना उसका विश्वास है, कितनी समझ रखता है वो उस चीज़ की। तो उसने उस सीरियसनेस को पहचान लिया, भगवान के अंदर भगवान के प्रति जो इसका विश्वास था लेंचो का, है ना। और वो इस विश्वास को बिल्कुल भी डगमगाना नहीं चाहता था। उसके दिमाग में आइडिया आया। क्या आइडिया आया देखो, उसने क्या काम किया, उसने हेल्प करने के बारे में सोचा। उसने जो मनी थी वो कलेक्ट करना स्टार्ट किया एम्प्लॉय से। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि कंट्रीब्यूशन कर लेंगे, है ना, अपनी अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है हम वो किसी को उसको हेल्प कर देंगे। अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट जो है वो एज ए कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करेंगे और लेंचो को भेज देंगे। अगला कॉम्प्रिहेंशन है आपका, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इट। क्या लेंचो सरप्राइज हुआ कि उसको लेटर मिल गया और उसके अंदर पैसे भी हैं? तो आंसर देखिए इसका, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ। क्यों सरप्राइज़ नहीं हुआ? क्योंकि उसने तो भगवान को लेटर लिखा था और उसको पूरा विश्वास था कि भगवान मुझे रिप्लाई करेंगे और उसके अंदर पैसे भी हैं। बहुत कॉन्फिडेंट था, है ना, और बहुत ज़्यादा उसको बहुत डीप विश्वास था भगवान में कि उसकी जो रिक्वेस्ट जो वो भगवान को कर रहा है ना, पैसे डिमांड कर रहा है, वो डेफिनेटली जो है उसको पूरा करेंगे भगवान। इसलिए उसको बिल्कुल भी सरप्राइज़ वो बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट है, व्हाट मेड हिम एंग्री। क्यों गुस्सा हो गया? अब गुस्सा भी हो गया देखो हेल्प करने के बाद। जब लेंचो ने पैसे काउंट करे, उसने 100 पिज़ोज़ की डिमांड की। जब उसने काउंट किए पैसे तो ही फाउंड ओनली 70 पिज़ोज़। उसको बस 70 पिज़ोज़ जो है उसमें मिले 100 की जगह पे। तो वो बहुत कॉन्फिडेंट था इस चीज़ को लेकर कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते हैं कि मुझे पैसे जो हैं वो कम भेज देंगे, है ना, या फिर वो मना कर देंगे मुझे कि पैसे नहीं वो भेजेंगे जो भी उसने रिक्वेस्ट किया है। तो उसके मन में उसको क्या समझ में आया, उसने फाइनली क्या कंक्लूड किया कि जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं ना, शायद इन्होंने बचे हुए पैसे ले लिए हैं, है ना, 30 पैसे इन लोगों ने ले लिए हैं और बाकी मुझे जो पूरे 100 पैसे मिलने चाहिए थे वो मुझे ये लोग नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। तो लेंचो का कंप्लीट फेथ किस चीज़ में था? ये सेंटेंस, विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। आपको कैसे पता लगता है, कौन से सेंटेंसेस से पता लगता है स्टोरी में से? तो लेंचो को जो पूरा विश्वास था लेंचो का, वो किस पे था? वो भगवान पे ही था। ठीक है, कंप्लीट फेथ इन गॉड एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड कुड सी एवरीथिंग। को उसको लगता था कि भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं, अगर कोई परेशानी में है तो वो उसकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है देखो जो वो बता रहा है कि किन किन से पता लगता है हमें ऐसा। पहला है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो उसको लगता है कि जिस जगह पे वो रहता था वहाँ पे कोई और ऐसे लोग तो रहते नहीं थे, कि बहुत ज़्यादा रश वाला एरिया था, है ना, सेटलमेंट ऐसा नहीं था वहाँ का। तो सोचता है कि अकेला घर है यहाँ पे और यहाँ पे बस भगवान ही है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा जब उसकी जो क्रॉप है जब वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो रात भर वो परेशान रहता है। उसको फिर से माइंड में क्या आइडिया आता है? उसको फिर से माइंड में वही आइडिया आता है, एक ही होप है, किस चीज़ की हेल्प? कौन हेल्प करेगा? भगवान हेल्प करेंगे जो ऊपर से हमें देखती रहती हैं, सारी चीज़ें देखती रहती हैं, है ना। उसको मन ही मन में विश्वास था। नेक्स्ट है, थर्ड, उसने भगवान के नाम पे लेटर लिख दिया। भगवान को लेटर लिख रहा है और क्या कह रहा है कि इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते हैं, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, मेरा जो परिवार है और मैं जो है वो भूखे मर जाएंगे इस साल। तो ये सेंटेंसेस है जिनसे हमें पता लगता है कि हाँ, उसको डीप फेथ था किसमें? भगवान में। और भी है यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, भगवान को और क्या लिखता है वो, एनवेलप के ऊपर क्या लिखता है? टू गॉड। जब किसी को लिखते हैं लेटर तो लिखते हैं ना, सेंडर रिसीवर एड्रेस आपके आते हैं, तो लिखता है टू गॉड, एनवेलप पे लिखता है और लेटर को अंदर रख देगा एनवेलप के अंदर, है ना, और फिर चला जाएगा। नेक्स्ट है, गॉड कुड नॉट हैव मिस्टेक। ये भी कह रहा है कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं और ना ही वो मना कर सकते हैं जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल इनसे हमें पता लगता है कि हाँ, उसको डीप फेथ था किस चीज़ में? भगवान में। ठीक है, और एक और लास्ट भी देख लीजिए यहाँ पे। वो कहता है कि भगवान से उसने क्या कहा? भगवान से उसने जो है 100 पिज़ोज़ जो वो डिमांड करता है, बट उसको कितना मिलता है? ही ओनली गॉट ओनली 70 पिज़ोज़। इसीलिए उसको और गुस्सा आ जाता है ना, और वो कहता है कि मुझे बाकी बचे हुए पैसे जो हैं वो भी आप भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड है इन सारे पैसों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेज दी? तो देखो इसका रीज़न क्या है, और उसने एज ए भगवान के नाम से उसको क्यों साइन किया कि भगवान ने भेजा है। तो पोस्ट मास्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है इससे, लेंचो के लेटर को देखने के बाद, क्योंकि वो कहता है कि भगवान, इतना डीप विश्वास है इसको भगवान में, है ना। तो डिसाइड करता है कि मैं जो है थोड़े से पैसे लेंचो को एज ए हेल्प भेज दूंगा ताकि उसका जो विश्वास है वो बिल्कुल भी डगमगाए ना यहाँ पे। तो उसने पैसे कलेक्ट किए अपने कलीग से, साथ में काम करने वाले लोगों से, और उसको जो है लेटर को वो भेज रहा है उसने साइन कर दिया एज ए गॉड। पोस्ट मास्टर को ऐसा लगा कि ये बहुत ही अपना मैसेज वो कन्वे करना चाहता है ना, क्योंकि उसने अपना मैसेज दिया भगवान को, है ना,
तो वो लेंचो को ये मैसेज कन्वे करना चाहता था कि ये जो पैसे हैं वो एक्चुअल में किसने भेजे हैं, वो पैसे भगवान ने ही भेजे हैं और भगवान ने खुद ही उसको लेटर को एज ए अपने नाम से उन्होंने साइन करके यहाँ पे भेज दिया है। आगे देखिए, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, क्या लेंचो ने कोशिश की किसने उसको पैसे भेजे हैं, क्यों और क्यों नहीं। तो लेंचो ने बिल्कुल कोशिश नहीं की किसने उसको पैसे भेजे किसने नहीं भेजे, क्योंकि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था किसने भेजे होंगे पैसे, भगवान ने भेजे होंगे, है ना। और उसने बिल्कुल भी शक भी नहीं किया जरा सा भी कि हाँ एक्चुअल में ये पैसे उसको किसने भेजे हैं, कि भगवान के अलावा कोई और उसको भेज सकता है पैसे। उसको भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था, जैसे पत्थर पर विश्वास रखते हैं ना हम, बिल्कुल जैसे पूजा करते हैं लोग पत्थर की, तो पत्थर में एक्चुअल में कोई लिविंग चीज़ थोड़ी ना, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, उनको विश्वास रहता है वहाँ पे। तो कुछ भी नहीं जानता था, उसको भगवान पे विश्वास था बस कि भगवान मुझे देख रहे हैं। लेंचो को ऐसा लगता था कि भगवान उसकी कंडीशन को देख के, तो उसको विश्वास था कि भगवान जो है सारी चीज़ें देख रहे हैं और जो उसके साथ में ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उसको वो देख रहे हैं, उसको नोटिस कर रहे हैं, इसलिए वो उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसको बचा ले, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर जो है वो आपका निकाल ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, लेंचो को क्या लगा कि जो बाकी के पैसे हैं वो किसने ले लिए हैं, व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस सिचुएशन। और यहाँ पे आयरनी कौन सी है ना, किस बात की विडम्बना यहाँ पे जो है शो की गई है, किस बात की आयरनी शो की गई है। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर है कि जब उसने पैसे काउंट किए, जब लेंचो ने पैसे काउंट किए, जब वो पैसे काउंट कर रहा था तो लेंचो को कितने मिले, लेंचो को ओनली 70 पीसोस मिले एनवेलप के अंदर। उसने कितने डिमांड किए 100, लेकिन उसको कितना मिला, उसको सिर्फ 70 मिला, जो उसने भगवान से रिक्वेस्ट किया था। लेकिन उसको विश्वास था कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते हैं, तो फिर ये पैसे कहाँ चले गए हैं, है ना। बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि भगवान गलती नहीं कर सकते, इतनी बड़ी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन से यहाँ पे उसको क्या समझ में आया, वो क्या समझता है, वो सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने शायद ये पैसे जो हैं वो चुरा लिए हैं एनवेलप से, मतलब कि भगवान ने 100 के 100 भेजे थे, बट जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने 30 जो पीसोज है मेरे वो निकाल लिए, इसीलिए वो उनको क्या कहता है, क्रूक कहता है ना। या फिर उनको क्या बोल रहा था बुक के अंदर, बंच ऑफ क्रूक। बंच ऑफ क्रूक का मतलब क्या था, डिसऑनेस्ट पर्सन जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका एरनी, क्या है सिचुएशन में, देखो एरनी ये है सिचुएशन में कि एक तो उन लोगों ने हेल्प किया, है ना, ये जो आपके एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के, उन लोगों ने हेल्प की लेंचो की, लेकिन लास्ट में लेंचो ने क्या किया, लेंचो ने उनको ही सस्पेक्ट किया, लेंचो ने उनके ऊपर ही शक किया कि ये जो लोग हैं ना सारे के सारे, ये लोग सारे के सारे मिले हुए हैं और इन्होंने जो है मेरे जो पैसे हैं वो बचे हुए ले लिए हैं। और वो एक बार भी नहीं सोचता है कि ये पैसे कहाँ से आए, वो बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगाता है, क्योंकि उसको क्या लगता है, उसको तो भगवान में इतना ज़्यादा डीप फेथ था कि वो उस चीज़ के बारे में सोचता नहीं है। उल्टा जिन लोगों ने उसकी हेल्प करी है ना अनइंटेंशनली, वो उनको ही गलत जो है यहाँ पे बोल देता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या लेंचो जैसे लोग आज की दुनिया में हैं, क्या रियल में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज, आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह का पर्सन जो है आपका है लेंचो जो है। आंसर देखो इसका, इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड पीपल लाइक लेंचो, ऐसा बिल्कुल भी आज के टाइम में बिल्कुल आसान नहीं इस तरह के लोगों को ढूंढ पाना, है ना। एज ही हैज़ अ नेव एंड अनक्वेश्चनिंग नेचर, उसकी नेचर जो है वो कैसी है, नेव मतलब होता है जो बिल्कुल किसी चीज़ के लिए नया हो, किसी भी फील्ड में कोई नया पर्सन, है ना। अनक्वेश्चनिंग मतलब कि क्वेश्चन वगैरह कुछ भी ऐसे नहीं करना, जो हो रहा है ठीक है चलता जा रहा है। स्टोरी से हमें क्या समझ में आया, हम क्या कंक्लूड करते हैं कि वो एक स्टूपिड ही नहीं है ना, एक लिटरेट पर्सन भी है। भाई अब स्टूपिड हम उसे क्यों बोल रहे हैं, स्टूपिड हम उसे इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसने जो है सोचा, उसने भगवान को लेटर लिखा, तो इस केस में जो है वो स्टूपिड तो है नहीं, है ना। और दूसरा साथ ही साथ क्या है, वो यहाँ पे लिटरेट पर्सन जो है वो भी है, जब भी तो वो लेटर लिख पाया ना, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। और स्टूपिड तो उसे हम ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको वो ना बहुत हार्डवर्किंग टाइप का पर्सन है जो आपका लेंचो है स्टोरी के अंदर, लिटरेट भी है ना, और हार्डवर्किंग भी है, जो भगवान को लेटर लिखता है और उनका कोई एड्रेस नहीं होता, बस उसने अब लेटर लिख दिया, भगवान पर विश्वास है, जस्ट उसने लेटर लिख दिया। किस चीज़ के लिए, क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे, वो रिक्वेस्ट करता है मनी के लिए। लेंचो को बहुत ज़्यादा विश्वास होता है भगवान में और बहुत कॉन्फिडेंस रहता है उसको उस चीज़ में कि भगवान जो है मेरी हेल्प करेंगे, मतलब मुझे फाइनेंशियल भगवान जो है वो हेल्प ज़रूर करेंगे अगर मैंने भगवान से हेल्प के लिए कहा है तो। नेक्स्ट है आपका, there are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflict illustrated? तो यहाँ पे दो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके, दो कंट्रोवर्सीज हैं यहाँ पे, क्या है, ह्यूमंस और नेचर को लेकर है और ह्यूमंस में आपस में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको किस तरह से यहाँ पे शो किया गया एग्जाम्पल के थ्रू, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज शोन इन द स्टोरी, स्टोरी में दिखाया गया है। कब, व्हेन लेंचोस क्रॉप वर डिस्ट्रॉय बाय द हेल स्टॉर्म, तो नेचर और ह्यूमंस के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट आया कि नेचर ने लेंचो की जो क्रॉप है उनको खराब कर दिया हेल स्टॉर्म की वजह से। सारी क्रॉप जो है वो क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं।
ही हैड एक्सपेक्टेड सम गुड रेन, वो अच्छी बारिश को एक्सपेक्ट कर रहा था ताकि उसकी फसल जो है वो अच्छी हो जाए। लेकिन क्या हुआ, व्हेन हिज क्रॉप वर डैमेज बाय द हेल स्टॉर्म, जब उसकी क्रॉप सारी की सारी डैमेज हो जाती हैं, सारी उसकी होप जो भी है वो सब खत्म हो जाती है, वो बहुत सैड हो जाता है। तो अपनी क्रॉप को जब वो देखता है ऐसे कि मेरी जो सारी क्रॉप है वो सब डिस्ट्रॉय हुई है, उनको देख के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। आगे देखो, However, the story also depict conflict of human between themselves। तो ये जो मैंने अभी बताया वो तो ह्यूमन और नेचर के बीच में हो गया। अगर ह्यूमन की बात करें तो देखो यहाँ पे इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है कि पोस्ट मास्टर ने क्या किया, पैसे कलेक्ट किया अपने कलीग से, साथ वाले लोगों से काम करने काम जो करते थे साथ में, और वो उन्होंने क्या किया कि अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो लेंचो के लिए कलेक्ट किया ताकि वो लेंचो को हेल्प कर सके, क्योंकि लेंचो को बहुत ज़्यादा विश्वास था भगवान में, है ना, ताकि उसका विश्वास जो है बिल्कुल भी डगमगाए ना। और अब यहाँ पे वो जो ये जो एक्ट था उनका, या ये जो उनका एक स्टेप था, ये बहुत ही अच्छा स्टेप था। बिल्कुल भी इसमें सेल्फिशनेस जो थी वो बिल्कुल साफ साफ हमें दिख रही है कि वो लोग बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं थे और काइंड भी थे, ठीक है, अपने पार्ट पे बिल्कुल काइंड थे। लेकिन क्या हुआ उनके साथ में, डिस्पाइट देयर नोबल एक्ट, अपने अच्छे काम के बाद भी देखो क्या हुआ, जब लेंचो को पैसे मिले तो उसने बिल्कुल ब्लाइंडली विश्वास कर लिया कि भगवान ने उसको पैसे भेजे हैं, और उसने जो पोस्ट ऑफिस के बाकी के एम्प्लॉइज़ हैं उनको उल्टा ब्लेम कर दिया कि मेरे जो बाकी के पैसे हैं वो किन्होंने चुरा लिए हैं, वो यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं इन्होंने चुरा लिए। वो एक बार भी ये नहीं सोचता है कि पैसे यहाँ पे मेरे पास कैसे आ गए, भगवान ने मुझे पैसे कैसे भेजने हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ पता लगती है हमें कि जो ह्यूमन्स हैं, है ना, यहाँ पे जो मैन यानी कि लेंचो के लिए बात है वो ये है कि आसपास में लोग जो है आपस में विश्वास नहीं करते हैं, आजकल एक दूसरे पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो यही एक रीज़न है कि आजकल लोगों के बीच में क्या हो जाता है, उनके जो आपस में है उनके कन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, है ना, मनमुटाव जो है, लड़ाई झगड़े जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका, देर आर डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म। अच्छा, ये तो करने की ऐसा कुछ नहीं है, है ना, यहाँ पे बताया है कि जो अलग अलग स्टॉर्म है आपके, है ना, अलग अलग कहीं पे स्टॉर्म आता है तो उनको अलग अलग नाम से जो है हम जानते हैं, तो वो यहाँ पे बताया है। जैसे कि आपका देख लो, ये गेल हो गया, वर्लविंड, साइक्लोन, हरिकेन, टोर्नाडो, टाइफून, ये सारे क्या हैं, स्टॉर्म के नाम है, ठीक है। देख लो क्या क्या है। साइकिल, अगर सर्कल में कोई चीज़ ऐसे स्ट्रॉन्ग बहुत तेज़ हवा चल रही है सर्कल में तो उसको साइक्लोन बोल देंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होगी तो उसको गेल बोल देंगे। वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म होगा, बहुत तेज़ हवा चलेंगी उसमें, है ना, बहुत ही खतरनाक सा होगा तो इसको टाइफून बोल देंगे। ऐसा आपका वायलेंट स्टॉर्म जिसका जो सेंटर है वो क्लाउड की शेप का बनेगा, फनल शेप जैसे बनती है ना, आपने देखा होगा, ऐसे फनल शेप जैसा लगता है हमें, तो उसको कहते हैं टॉर्नेडो। नेक्स्ट है आपका, ये जो आपका हरिकेन है स्पेशली क्या है, ये भी एक वायलेंट स्टॉर्म ही है जिसमें बहुत तेज़ तेज़ हवा चलती हैं, और स्पेशली कहाँ पे आता है, जो वेस्टर्न अटलांटिक ओशन है आपका, उधर की तरफ जो है ये विंड्स आपको देखने को मिलती हैं, इसको वहाँ पे बोलते हैं हरिकेन। नेक्स्ट है आपका, गोल गोल स्पिनिंग मूवमेंट करता हुआ जो आपका स्ट्रॉन्ग विंड जो आती रहती है ना, जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता रहता है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड विंड। तो यहाँ पे अलग अलग जो स्टॉर्म है उनके अलग अलग नाम दे दिए, वो आपको देख लेना एक बार यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, ये तो मैचिंग इतना इसको करने की कोई ऐसी नीड नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो मैंने लगभग आपके सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी जो बुक है ना उसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं वही दिए गए हैं, इसमें ऐसे अलग से कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये जो मैं आपको करा रही हूँ ना, ये एप्लीकेशन है, आप चाहो तो प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है ये, इंग्लिश गाइड करके आएगा आपका क्लास 10th की, उसको डाउनलोड कर लेना, और वहाँ पे आपको सारे जितने भी चैप्टर्स हैं सबके सॉल्यूशन सब चीज़ें जो है वो आसानी से यहाँ पे आपकी मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, आगे जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, अपना सेकेंड चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट में, ओके। अब हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट फ्लाइट का, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, ये सेरेमनीज कहाँ पे हुई थी। तो ये सेरेमनीज आपको पता है, ये जो आपकी सेरेमनीज थी ये कहाँ पे हुई थी, ये आपकी एक सैंडस्टोन एम्फी थिएटर था, एक एम्फी थिएटर था जो सैंडस्टोन का बना हुआ था, कहाँ पे, प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया क्या है आपका, कैपिटल ऑफ, ये आपका साउथ अफ्रीका है, कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका है आपका प्रिटोरिया, ठीक है। तो वहाँ पे हुई थी जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा जो हाईली डिग्निफाइड लोग थे और दुनिया भर के जो अलग अलग लीडर्स थे, अलग अलग नेशंस के, वो यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। हमारे इंडिया में राष्ट्रपति भवन और रेड फोर्ट जो है आपका, ये दो बिल्डिंग हैं जो आपकी रेड सैंडस्टोन से बनी हुई हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका, कैन यू से हाउ 10th मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में जो 10th मई था जिस दिन ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जा रही थी, तो उसको ऑटम डे कह के क्यों कहा गया है, यहाँ पे क्यों रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब देखो, जो ऑटम सीजन है जनरली क्या सिग्निफाई करता है, ये आपका हार्वेस्ट सीजन सिग्निफाई करता है आपका ये, ओके। और जिसका मतलब क्या है कि अब एबंडेंस आने वाला है या प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, लोगों के पास जो है चीज़ें रिसोर्सेज अच्छे होंगे तो सब प्रॉस्पेरिटी भी आएगी ना। तो यहाँ पे 10th मई को ऑटम डे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था उस दिन, और यहाँ पे पहली बार साउथ अफ्रीका में ऐसी गवर्नमेंट बनने वाली थी जो आपकी डेमोक्रेटिक थी और नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी।
कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा उनके कलर के बेस पे, कि इसका कलर डार्क है, इसका कलर वाइट है, इसका कलर ब्रिटिश है, इस तरह से कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जाएगा, यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं क्रिएट किए जाएंगे। और ये उस टाइम की जो है सबसे बड़ी गैदरिंग उस जगह पे होने वाली थी, ठीक है। और ऐसी गैदरिंग, ऐसे लोग जो हैं कभी भी इकट्ठा नहीं हुए थे वहाँ पे किसी भी मीटिंग या किसी भी कॉन्फ्रेंस के लिए या किसी भी सेरेमनी के लिए। नेक्स्ट है आपका, at the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? जब स्टार्टिंग करी उसने स्पीच की मंडेला ने, तो वहाँ पे उन्होंने एक बात बोली, क्या था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोला उन्होंने किसी चीज़ को यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजास्टर की बात की गई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या परेशानी थी, यहाँ पे परेशानी ये थी कि लोग जो है ना, यहाँ पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। किस चीज़ के बेस पे? यहाँ पे अपार्थाइड चलता था। अपार्थाइड समझते हैं, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था जहाँ पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसको बोलते हैं ह्यूमन डिजास्टर। और इससे क्या मतलब है, ये मैंने आपको बता दिया कि अपार्थाइड के बारे में यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कि जब वो लास्ट में बोलते हैं कि ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, इसका क्या मतलब है यहाँ पे? तो देखो, ये जो प्रैक्टिस थी इसमें क्या करते थे, रेशियल सेग्रीगेशन किया जाता था लोगों का। किस चीज़ के बेस पे? कलर के बेस पे। जो ब्लैक लोग हैं उनको उन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया यहाँ पे, उनको सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था यहाँ पे, है ना। उनके पास जो उनके फ्रीडम के जो भी राइट्स थे वो उन्होंने एंजॉय नहीं किए। मंडेला जो है उनको जेल में भी डाल दिया गया था लगभग 18 साल के लिए, ठीक है, 28 ईयर्स के आसपास आई थिंक शायद ये। तो उनको डाल दिया था जेल में, और वहाँ पे लोगों ने उनको बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं किया वहाँ पे। और लास्ट में जब वो कहते हैं ना कि ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, तो इसका क्या मतलब है? इस बात से वो क्या कहना चाहते हैं? इस बात से वो हमें ये बताना चाहते हैं कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पूरी बदल जाएगी, क्योंकि वो पहले ऐसे ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे जो ब्लैक लोग हैं जिनको इतना सफ़र करना पड़ा, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनकी जो भी बेसिक नीड थी, जो उनके राइट्स थे, जो जिनसे उनको दूर रखा गया, वो अब कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे। उन्होंने अलग अलग तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन अब तक सहन किया है वो उनके साथ अब होने वाला नहीं है। बिल्कुल उनको जिस तरह से ट्रीट किया जाता था ऐसे अब उनको कोई करेगा नहीं, क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? मंडेला जी जो है वो बन गए हैं आपके प्रेसिडेंट, जिन्होंने अब ऐसी गवर्नमेंट वो बनाने वाले हैं जिसमें लोगों को डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल डेमोक्रेटिक होगी आपकी जो गवर्नमेंट होगी, और बिल्कुल नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है आपकी बन गई थी उस टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? तो मंडेला जो है इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक यू क्यों बोलते हैं? अब देखो, इसका आंसर बहुत ही बढ़िया सा एकदम, है ना। हम किसी को थैंक यू क्यों बोलते हैं? जब हमारे लिए कोई अच्छा करता है, हमारा कोई शुभचिंतक है, हमें कुछ अच्छी चीज़ बताएगा या हमारी अच्छे काम में हमारे साथ शामिल होगा, तो हम उसको थैंक यू बोलेंगे ना। तो मंडेला ने क्या किया यहाँ पे, जो मंडेला है वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड फील करते हैं कि जैसे उनको एक स्पेशल राइट दे दिया गया यहाँ पे, और वहाँ पे जितने भी डिग्निटरीज थे उनको वेलकम करने का उनको चांस मिला यहाँ पे। जो भी इंटरनेशनल लीडर्स अलग अलग कंट्री से आए थे, तो वहाँ पे ये जो सेरेमनी थी वो किस चीज़ के लिए थी? उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी थी। शपथ लेते हैं ना जब कोई किसी पोजीशन पे आता है, किसी जो है हाई पोस्ट पे कोई किसी को ऐसे नियुक्त किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उनको शपथ दिलाई जाती है। तो वो सेरेमनी थी इनकी, है ना। और ऐसा पहली बार हुआ था यहाँ पे। और ये बिल्कुल, क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन्स के लोग थे ना, इनको आउटलॉज कंसिडर करते थे, मतलब कि सोसाइटी से बिल्कुल अलग रखना, उनका कोई ऐसे रोल कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो इसीलिए वहाँ पे वो सारे लोगों को थैंक यू बोलते हैं जो दूर दूर से वहाँ पर आए हैं मंडेला को थैंक यू बोलने के लिए, या मंडेला को विश करने के लिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। और ये जो सेरेमनी थी वो किन की थी? वो ब्लैक प्रेसिडेंट की होने वाली थी, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट की होने वाली थी साउथ अफ्रीका में। आगे देखो, तो यहाँ पे वो क्या बताते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं कि उनको एक नया, है ना, एक नई पहचान उनको यहाँ पे वो मिल गई थी, अब मिलने वाली थी। मतलब कि ऐसा नेशन बनने वाला है जो बिल्कुल डेमोक्रेटिक होगा, और जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ज़रा सा भी अब नहीं होने वाला था। तो इसीलिए वो यहाँ पे उसको कहते हैं, इस इवेंट को वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि बहुत उनके लिए विक्ट्री एक तरह से, ठीक है। किस चीज़ के लिए? जस्टिस के लिए, पीस के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी के लिए, न्याय के लिए, शांति के लिए, और जो मनुष्य हैं, जो ह्यूमन्स हैं वहाँ पे, उनकी प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पे जो ये सेरेमनी थी उसको ये कर रहे थे, ठीक है। ब्लैक लोगों के लिए स्पेशली सारी चीज़ें थी यहाँ पे। नेक्स्ट है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? अब यहाँ पे वो बताते हैं कि साउथ अफ्रीका के लिए कौन कौन सा आइडियल जो है वो यहाँ पे बताते हैं, कौन से सेट आउट करते हैं। तो मंडेला ने देखो यहाँ पे क्या बताया, मंडेला जो थे उनका जो मेन यहाँ पे जो मेन मोटिव था वो था कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उनके पास जो भी राइट्स हैं उनको दे दिए जाएँ,
तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पे गरीबी से, किसी चीज़ की कमी से, किसी सफरिंग से, जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह का अगर कोई भी और डिस्क्रिमिनेशन था तो उनसे आज़ाद कराना चाहते थे, इन सारी प्रॉब्लम से आज़ाद कराना चाहते थे मंडेला जो थे बहुत सारे लोगों को वहाँ पे। और वो ऐसी कंट्री चाहते थे यहाँ पे इस जगह पे साउथ अफ्रीका में कि जहाँ पे जितने जो भी लोग रहते हैं उनके पास अपना खुद का क्या हो, राइट टू फ्रीडम हो, है ना, और किसी भी तरह से कोई भी पक्षपात, कोई भी पार्शलिटी, किसी भी तरह की कोई बॉन्डेज जो है, कोई लिमिट जो है उनके ऊपर ना हो, किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन जो है इनके पास ना हो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया। अब यहाँ पे देखो हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई। जो मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने यहाँ पे क्या किया, द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी टू मंडेला। तो अब यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे जो मिलिट्री जनरल्स थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैल्यूट किया मंडेला को, क्योंकि प्रेसिडेंट बनने वाले थे तो उनको सैल्यूट किया, ठीक है। और ये चीज़ बताया कि मतलब वो उनके लिए बिल्कुल लॉयल रहेंगे, वो उनके लिए काम करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इनके लिए, मंडेला के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब वो अपार्थाइड के टाइम पे ये बात थी कि जब अपार्थाइड के लिए वो अपनी आवाज़ उठाई थी उन्होंने मंडेला ने, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था वहाँ पे, है ना, और उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था। लेकिन अब उनका एटीट्यूड क्या हो गया, बदल गया है बिल्कुल, ठीक है। जो ब्लैक लोग हैं उनके लिए उनका एटीट्यूड क्या हो गया, बिल्कुल अब बदल गया है, क्योंकि उनके जो सेक्रीफाइसेस थे या उनके जो स्ट्रगल थे उन्हीं की वजह से आज ये कंडीशन यहाँ पे आ गई है कि वो जो है ब्लैक प्रेसिडेंट यहाँ पे बन गए हैं, है ना, और वो अपने बाकी के लोगों को जो है अब इस चीज़ से बिल्कुल फ्री जो है वो यहाँ पे करा सकते हैं। नेक्स्ट है, दिस स्ट्रगल for freedom was not just a struggle with apartheid but brought a massive change in mindset of many people। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए, ये जस्ट स्ट्रगल ही नहीं था कि अपार्थाइड के लिए ये स्ट्रगल था, लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ा चेंज आया लोगों के माइंडसेट में, लोगों के सोचने की जो एक उनका जो परसेप्शन था वो बिल्कुल चेंज हो गया यहाँ से। मंडेला जो है उनको ऐसा विश्वास था कि दैट लव इज समथिंग दैट कुड बी टॉट एंड ह्यूमन्स आर नेचुरली इंक्लाइन टुवर्ड लव मोर रादर देन हेट। तो वो कहता है कि अगर कोई इंसान किसी से नफरत कर सकता है, बहुत ज़्यादा किसी को डिसलाइक कर सकता है, तो सिंपल सी बात है कि उसके मन में कहीं ना कहीं जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर सबके लिए रहता ही है ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी को सिखा सकते हैं कि हाँ भाई आपको उसको पसंद नहीं करना है, आपको उसको हेट करना है, डिसलाइक करना है, तो सिंपल सी बात है कि हम उसको ये भी सिखा सकते हैं कि आपको किसी को जो है किसके साथ कैसे बिहेव करना है, किसके साथ अच्छे से कैसे रहना है ना, किसको किस तरह से ट्रीट करना है अच्छे वे में। तो वो सारी चीज़ें जो है हम खुद बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, वाई वर द 2 नेशनल एंथम संग। 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे वहाँ पे, तो देखो बहुत ही बढ़िया सा आंसर है इसका। अब वहाँ पे क्या था, क्योंकि वहाँ पे 2 तरह के लोग थे, है ना। ये जो ऑस्पिशियस ओकेजन हो रहा था, मतलब सेरेमनी हो रही थी यहाँ पे जो इनॉग्रेशन हो रहा था, यहाँ पे 2 नेशनल एंथम गाए गए। एक तो वाइट लोगों के लिए था, है ना, निकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका, और जो दूसरे लोग थे वो ब्लैक के लिए थे, दईस थे। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो आपके एंथम है वो दोनों के लिए गाए हैं, क्योंकि दोनों वहाँ पे लोग रहते हैं ना, तो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। जबकि उन लोगों को आपस में उनका कोई लिरिकल मीनिंग नहीं पता था, दोनों में ना तो ब्लैक वालों को पता था कि वाइट वाले जो लोग हैं उनके एंथम का क्या मीनिंग है ना, और ना ही दूसरे वाले लोगों को पता था। लेकिन फिर भी उन लोगों ने सबने साथ में एंजॉय किया, इवन आपस में एंथम जो है वो गाए भी विदाउट नोइंग देयर एक्चुअल मीनिंग, के उसमें उसका क्या मीनिंग है, उनके वर्ड्स का क्या मीनिंग है ना, विदाउट नोइंग इट्स एक्चुअल मीनिंग। उन्होंने जो है इन दोनों जो नेशनल एंथम है उनको यहाँ पे वो गाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं सेरेमनी को, ठीक है। तो ये जो एंथम है दोनों क्या कर रहे हैं कि जो वाइट और ब्लैक हैं उन दोनों के जो राइट्स हैं वो इक्वल है। ये नहीं है कि वो ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं तो बस अब ब्लैक ही पावर में आ जाएगा, वाइट का कोई रोल नहीं रहेगा, या वाइट को सप्रेस किया जाएगा, उसको ओप्रेस किया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों के लिए वहाँ पे इक्वलिटी की बात की गई है। नेक्स्ट है आपके, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है मंडेला ने कि पहले डिकेड में क्या था और फाइनल डिकेड में क्या चेंजेस आ गए हैं। तो देखो पहले डिकेड की बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आपका पहला डिकेड था, ठीक है, 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड था, यहाँ पे जो वाइट स्किन पीपल हैं यानी कि जो वाइट लोग हैं अफ्रीका में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफ़ी डिफरेंसेस जो है उनको पैचअप किया, ठीक है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहाँ पे सिस्टम में लोगों के साथ में क्या करते थे, भेदभाव करते थे, है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था लोगों के साथ में। जो डार्क कलर के लोग हैं उनके साथ में बिल्कुल लोग अच्छे से नहीं रहते थे। अपनी खुद की ज़मीन, अफ्रीका में जो रहने वाले लोग हैं उनकी खुद की है ना, वो लोग वहाँ के नेटिव हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग क्या करते थे, उनको जो वाइट कलर के लोग थे वो बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे उनको। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि वहाँ पे जो लोग हैं ना वो बहुत ही इनह्यूमेन हो गया, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, अच्छी नहीं होती थी बिल्कुल। लोग किसी को कुछ समझते नहीं थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इक्वलिटी नहीं थी, वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा भेदभाव लोगों के साथ में किया जाता था। अब लेकिन अब क्या चेंजेस आ गए हैं, देखो अब क्या हुआ कि अब जब वो ये बनने वाले थे
प्रेसिडेंट अब तो बनने वाले हैं वहाँ पे, है ना। तो जो पिछला वाला सिस्टम था गवर्नमेंट का, उसको क्या किया गया, उसको ख़त्म किया गया हमेशा के लिए, ठीक है ना। उसको ऐसे सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया था अब कि जहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब की फ्रीडम के बारे में, उन सब के राइट्स के बारे में बात की गई थी। उन सब के पास अपने खुद का राइट और अपना फ्रीडम होना चाहिए, चाहे उनका कलर कैसा भी हो, है ना, वेदर दे बिलोंग टू अ ब्लैक कम्युनिटी और वाइट कम्युनिटी, है ना, मतलब किसी भी कम्युनिटी को वो बिलोंग करते हो, बट यहाँ पे जो राइट्स हैं वो दोनों लोगों के लिए यहाँ पे बात की जाने वाली थी। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। करेज का मतलब क्या होता है? करेज का मतलब होता है वैसे हिम्मत, लेकिन मंडेला ने करेज का मतलब क्या बताया है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। वो कहते हैं कि करेज का मतलब ये नहीं है कि हमें डर नहीं है, डर नहीं है हमारे अंदर, अनुपस्थिति है डर की। उनका मानना था कि करेज का मतलब होता है जब हम अपने डर पे काबू पा लेते हैं, या अपने हम डर को क्या कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं। ओके, ये उनका मतलब था। ब्रेव मैन इज़ नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड। वो कहते हैं कि ब्रेव मैन वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता है, ठीक है। ब्रेव मैन वो होता है जो अपने डर को ओवरकम कर लेता है, उसको जीत लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट। वो क्या चीज़ बताते हैं कि क्या चीज़ नेचुरल है, लव करना या हेट करना। तो वो कहते हैं कि मंडेला को वो यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो लव है ना वो नेचुरली आ जाता है, ठीक है। मतलब अगर हमने किसी को हेट करना सिखा दिया या कोई किसी से नफरत करता है, तो जैसे हेट एक फीलिंग है ना, ऐसे लव जो है वो भी एक नेचुरल फीलिंग है जो अपने आप आ सकती है। अगर कोई इस चीज़ में थोड़ा सा एफर्ट लगाए तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। किसी के बारे में ऐसे बुरा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, ना बोलना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन जस्ट मंडेला मेंशन। ट्विन ऑब्लिगेशंस का क्या मतलब है यहाँ पे देखो। अब ट्विन ऑब्लिगेशंस, ट्विन का मतलब है दो, ऑब्लिगेशन मतलब कि हमारी मॉरल ड्यूटी क्या है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बताई हैं मंडेला ने, यहाँ पे दो मॉरल ड्यूटी बताई हैं। कौन कौन सी हैं? पहला तो अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, किसी की शादी है तो अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। और दूसरा ऑब्लिगेशन होता है उनका उनकी कंट्री के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, है ना। तो दो ऑब्लिगेशन कौन कौन से हैं? एक तो फैमिली के लिए हो गया और एक अपना आपका आपकी कंट्री के लिए। यहाँ पे दो ऑब्लिगेशंस हो गए हैं, मतलब दोनों ऑब्लिगेशंस हो गए हैं। नेक्स्ट है what did being free meant to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedom? अब जब मंडेला छोटे थे एज ए बॉय या फिर जब वो एज ए स्टूडेंट हुए, तो उनके लिए क्या था फ्रीडम का मतलब, है ना। दोनों में क्या कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं यहाँ पे, वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अब जब छोटे बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे बनिए तो स्टूडेंट की लाइफ में आप होते हैं, 10th में, 9th में, 8th में, कभी भी हैं। तो मंडेला जो है उनको फ्रीडम क्या था, उनका मतलब था फ्रीडम के लिए कि खुश रहना, एकदम हैप्पी रहना, एंजॉय करना, लाइफ में सब चीज़ों को एंजॉय करना, अपना चाइल्डहुड जो भी टाइम पीरियड है उसको पूरा अच्छे से एंजॉय करना। लेकिन जब वो थोड़े से यंग हुए, है ना, या कोई भी यंग फेलो जो है थोड़ा सा मेच्योर होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, है ना। उनकी जो फ्रीडम है उसमें हल्का सा चेंज आ जाएगा। क्या आ जाता है देखो, अब जो चाइल्डिश एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल यूजलेस हैं हमारे लिए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है ना। अगर कोई छोटा बच्चा है वो थोड़ी बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ करता है, कोई फनी एक्टिविटी करता है, कुछ भी करता है, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर वही एक्टिविटी कोई बड़ा करने लगे तो हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कि पता नहीं क्या ही कर रहा है ये, है ना। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। जब एक पर्सन एडल्ट बन जाएगा, थोड़ा सा मेच्योर हो जाएगा, तो उसको समझ में आएगा कि उसको अपनी लाइफ को कैसे आगे चलाना है ना। उसके पास कोई अर्निंग सोर्स होना चाहिए, ठीक है, अर्न अ लिवलीहुड एंड अर्न हिज ओन ब्रेड एंड बटर। उसके पास अपना खुद का सोर्स होना चाहिए, कोई ना कोई अर्निंग सोर्स होना चाहिए जिससे वो अपनी फैमिली को फीड कर सके। तो इस सारी चीज़ों में उनको समझ में आता है कि भाई बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम जो है उसकी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, जहाँ पे वो रहते हैं, तो इनमें फ्रीडम का क्या मतलब है, तब उनको समझ में आता है, ठीक है। उनको क्या करना अच्छा लगता था, उनको ऐसे घूमना अच्छा लगता था, है ना, बाहर। जैसे बच्चों को लगता है कि भाई नाइट आउट्स के लिए हम जा सकते हैं या हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सबके लिए फ्रीडम का जो मीनिंग है वो अलग अलग यहाँ पे है। डस मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री। तो मंडेला को क्या लगता है कि जो ऑपरेसर है वो फ्री है, क्यों और क्यों नहीं, दोनों के उसमें आपको आंसर देना, दोनों में से किसी एक में। नेक्स्ट देखो आपका क्या है, मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑपरेसर इज फ्री। तो मंडेला को लगता है कि जो ऑपरेसर है वो फ्री नहीं है, क्यों, उनकी ओपिनियन में, है ना, उनकी राय में क्या था कि ऑपरेसर जो है ना आपका, वो क्या है, वो आपका विक्टिम है। किस चीज़ का, हेट्रेड का। ऑपरेसर कौन है, किसी दूसरे इंसान को ऑपरेस करने वाला ऑपरेसर है। तो वो कहते हैं कि वो विक्टिम है किस चीज़ का, हेट्रेड का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है ना। और जिसको हम ये मान लो कि हम जैसे जेल में हम किसी को बंद कर देते ना, तो ऐसे उसके मन में हमने क्या कर दिया, या किसी भी इंसान के मन में अगर कोई नफरत है या बहुत हेट्रेड है, तो वो पहले से लॉक्ड हो गई है मान लो। और किस चीज़, क्या रीज़न हो सकता है इसका, कि उसकी नैरो माइंडनेस समझ लो, या उसका पार्शियलिटी समझ लो किसी चीज़ के लिए, ठीक है। और वो क्या करता है, ही परसीव्स दैट बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस ऑफ माइंड। तो वो कहते हैं कि दोनों ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे आपका ऑपरेसर हो चाहे आपका ऑपरेस्ड हो, दोनों ही क्या है, दोनों के अंदर से जो मानवता है ना, जो ह्यूमैनिटी है, उसको क्या कर दिया गया, उसको रॉब कर लिया गया है। उनकी जो मन की शांति है उनके अंदर है ही नहीं, इसलिए लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ऐसे नुकसान पहुंचाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं और ऐसे कुछ भी अच्छा एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं।
नेक्स्ट है, वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ। तो वो कहते हैं इतने सारे लोगों ने जो ऑग्रेशन अटेंड किया था वो क्यों किया, है ना, और ये क्या सिग्निफाई करता है आपका। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो इनॉग्रेशन हो रहा था आपका, सेरेमनी जो हो रही थी, तो इंटरनेशनल जो लीडर्स थे आपके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एक गेस्चर समझते हैं, जैसे किसी को एक्सप्रेशन दे के जो है अपने मन के भाव या कुछ भी भाव जो है बताना किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो अलग अलग नेशन से लोग आए थे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे क्या दिखा रहे थे, वो अपना एक गेस्चर दिखा रहे थे किस चीज़ के लिए, कि हाँ वो इस चीज़ के फेवर में आ गए हैं भाई, कि अपार्थाइड जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे ये क्या सिग्निफाइड करता है, यहाँ पे ये अच्छाई जो है उसकी विक्ट्री हो जाती है ना, बुराई पे, ठीक है। और ऐसी सोसाइटी बन जाती है जहाँ पे कोई पार्शलिटी नहीं है, जहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है, चाहे कास्ट को लेके, कलर को लेके, जेंडर को लेके, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him। तो मंडेला का क्या मतलब है स्टेटमेंट से, simply the sum of all those African patriots, ठीक है, जो अब जा चुके हैं, यानी कि अब इस दुनिया में नहीं रहे होंगे यहाँ पे। बाय सेइंग दैट, ये जो वो स्टेटमेंट बोलते हैं सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, तो मंडेला क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मंडेला उन सारे लोगों को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था, किस चीज़ के फेवर में, अपने स्ट्रगल के फेवर में, यानी कि अपार्थाइड के लिए पहले भी लोगों ने स्ट्रगल किया होगा ना यहाँ पे फ्रीडम के लिए अपना, तो वो लोग अब नहीं है, तो उन लोगों ने भी एफर्ट तो लगाए ना किसी ने तो स्टार्ट किया होगा इस चीज़ को। और वो क्या कहते हैं, दैट ही शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू दोस्त, तो कहते हैं कि मैं उन लोगों का हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा, उन लोगों के लिए हमेशा थैंकफुल रहूँगा, बिल्कुल हमेशा उनका आभारी रहूँगा जिन लोगों ने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है यहाँ पे, है ना, क्योंकि उनके जो फ्रीडम फाइटर थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रास्ता दिखाया ना उनको, तभी तो कोई किसी पे चलेगा ना। अगर हमें कोई रास्ता ही नहीं पता होगा, हमारा कोई फोर रनर ही नहीं होगा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे। तो सब लोगों ने मिलकर कॉपरेशन के साथ में, यूनिटी के साथ में सब लोगों ने काम किया। तो मंडेला को ऐसा लगता है कि जब वो पावर में आ गए हम यहाँ पे, है ना, तो वो कहते हैं कि मैं पावर में यहाँ पे आ जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लोगों के बीच में क्या लेकर आऊँगा, इक्वालिटी लेकर आऊँगा, और लोगों को और क्या करेंगे, वो काफ़ी सपोर्ट भी होगा यहाँ पे, और कॉपरेशन जो है वो भी सब लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे, है ना, एक साथ मिलके काम करेंगे। नेक्स्ट है, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन create heights of character, how does Mandela illustrate this, can you add your own example to this argument। तो क्या आप एग्री करते हैं किस स्टेटमेंट से कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन जो है आपका, ये क्या काम करता है, आपका हाइट ऑफ कैरेक्टर को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर येस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, ये तो आप लिख सकते हैं, अपने उससे भी लिख सकते हैं, येस आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन डू क्रिएट हाइट ऑफ कैरेक्टर। उन्होंने कहा है कि हाँ मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। मंडेला ने कैसे बताया इस चीज़ को, बाय सेटिंग एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट हीरोज़ ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने बहुत सारे जो अलग अलग जो आपके ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले इसमें पार्ट लिया होगा या अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, या ऐसे लोग जो फ्रीडम फाइटर रहे होंगे किसी ना किसी फील्ड में, ओलिवर, वॉल्टर, चीफ, यूसुफ, प्राम फिशर, रॉबर्ट, है ना, ये सारे वो हैं जिन्होंने अलग अलग लोग जो थे और दूसरे लोग जो थे उनको इंस्पायर्ड किया अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके इस पूरे स्ट्रगल में, है ना। क्योंकि ये जो उनको अभी जो उनको फ्रीडम मिलने वाला था ना, ये एक दिन का नहीं था, ये इसको करने के लिए काफ़ी साल लग गए थे। और इस चीज़ को कवर अप करने के लिए या इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए अपार्थाइड को काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। तो वो उन सबको यहाँ पे थैंक यू जो है वो बोलते हैं मंडेला। नेक्स्ट है यहाँ पे और भी दे रखा है, देखो यहाँ पे इन इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस एरा, पहले की बात बताई गई यहाँ पे, देयर वाज अ गैलेक्सी ऑफ ग्रेट लीडर हु डिडंट गिव अप टू द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। जैसे हमारे क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे जिस टाइम पे, तो वहाँ पे हमारे जो इंडियन लीडर्स थे, सबने जो फ्रीडम फाइटर थे, सबने फाइट किया यहाँ पे, सबने स्ट्रगल किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बहुत सारे थे। तो नेल्सन मंडेला जो हैं वो बिल्कुल सही है अपनी बात पे। तो वो कहते हैं कि अगर हम कंपेयर करने लग जाएं इन लोगों को, है ना, पॉलिटिकल लीडर के साथ में, तो इंडिया में पहले भी लीडर्स थे और आज भी वो क्या कर, जैसे इंडिया ने अपने लिए स्ट्रगल किया, अपने लिए फाइट किया, तो वो उन सब चीज़ों को कंपेयर करते हैं यहाँ पे, उन सबकी क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं, सबके सेक्रीफाइसेस को यहाँ पे वो कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। तो मंडेला के लिए फ्रीडम का क्या मतलब था, कैसे वो बदल गया एज के साथ में, एक्सपीरियंस के साथ में। तो देखो जैसे जैसे वो बड़े होते रहे तो उनकी जो माइंड में जो माइंड सेट है वो चेंज होता गया। तो मंडेला को क्या समझ में आया, उनको फ्रीडम के बारे में समझ में आया कि सब लोगों की लाइफ में जो फ्रीडम है उसका मीनिंग अलग होता है। जब वो छोटे बच्चे थे तो उनको क्या लगता था कि वो बिल्कुल आज़ाद है एकदम, है ना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जो वो चाहते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको बहुत अच्छे से विश्वास था, बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि जैसे ही वो अपने पापा के अपने ऑर्डर्स को फॉलो
करते हैं, है ना, अपने अपने जिस एरिया में वो रहते हैं, जो जिस ट्राइब को वो बिलोंग करते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, उनके कस्टम को फॉलो करते हैं, तो सोचते हैं कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, हर तरह से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनको समझ में आया, क्या समझ में आया उनको, कि उनकी जो फ्रीडम है ना, वो एक्चुअल में उनके पास फ्रीडम है ही नहीं, है ना। तो उनको क्या समझ में आया, ही स्टार्टेड फीलिंग दैट फ्रीडम वॉज रिक्वायर्ड टू रेज अ फैमिली एंड टू अर्न लिवलीहुड दिस स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट एंड व्यूज। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ही रियलाइज दैट ही वॉज सेल्फिश एंड वॉज लीडिंग एन इलिशनरी लाइफ ड्यूरिंग हिज बॉयहुड। तो यहाँ पे समझ में आया कि वो जो अब तक अपनी लाइफ को जी रहे थे ना, वो उनके लिए एकदम मतलब एक भ्रम था, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे वो समझते थे कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, कोई मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन एक्चुअल फ्रीडम उनको उनके पास था ही नहीं फ्रीडम। उनको लगता था कि बस हाँ, किसी की कोई फैमिली है, लोग फैमिली में रहते हैं, अपना लिवलीहुड के लिए काम करते हैं, बस इतना ही था उनके लिए। धीरे धीरे उनको समझ में आया कि वो जो फ्रीडम मान रहे हैं ना, वो फ्रीडम एक्चुअल में है ही नहीं, उसको पहले करटेल कर दिया गया, पहले रिड्यूस कर दिया गया है। क्योंकि वहाँ पे जो फ्रीडम था, जितने भी ब्लैक लोग थे, उनकी जो फ्रीडम थी उसको रीट्रेंच कर दिया गया था, बिल्कुल खत्म, मतलब कम कर दिया गया था, कटौती कर दी गई थी उसमें। मंडेला को और क्या समझ में आया, दैट हिज पीपल वर बींग डिप्राइव एंड डिस्क्रिमिनेटेड, कि उनके जैसे जो और लोग हैं, जो ब्लैक लोग हैं, उनके साथ में क्या हो रहा है, उन लोगों को अपने राइट से दूर रखा जा रहा है ना, उनको उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और इसी वजह से उनके अंदर क्या हुआ, उनके अंदर ये जो एक हंगर थी, है ना, फ्रीडम को लेकर, ये डेवलप होने लगी अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के सपोर्ट में। इसीलिए उन्होंने जो है स्ट्रगल किया और फाइनली इस चीज़ को वो जीत भी जाते हैं। पर नेक्स्ट है आपका, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज इज लाइफ। तो मंडेला की जो ये एक कहना चाहिए हंगर थी फ्रीडम को लेकर, कैसे उनकी लाइफ बदल गई। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, ड्यूरिंग हिज यूथ, जब वो थोड़ा यंग एज में थे, तो मंडेला को रियलाइज हुआ इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, उनकी फ्रीडम नहीं है, अकेले की फ्रीडम नहीं है जिसको कर्टेल किया गया, लेकिन वो उन सब लोगों की फ्रीडम है, जितने भी ब्लैक लोग हैं, सबके साथ में इस तरह का भेदभाव हो रहा था ना। तो ये जो हंगर थी उनकी खुद की फ्रीडम की, ये हंगर किसकी बन गई अब, सारे लोगों की, जो उनके जैसे लोग थे सारे, है ना। ब्रदर सिस्टर किसको बोला गया यहाँ पे, उनके सारे जो लोग हैं उस तरह के, उस कम्युनिटी के, उनके लिए बोला गया है। इसमें क्या हुआ, दिस चेंज द फियरफुल मैन इनटू अ बोल्ड रेबल। पहले वो काफ़ी थोड़ा इतने बोल्ड तो नहीं होंगे, लेकिन अब वो क्या हो गए हैं, बहुत बोल्ड हो गए हैं, है ना, बहुत करेजियस हो गए हैं। मंडेला ने सेक्रीफाइस कर दिया अपने लाइफ के जो भी कंफर्ट थे, उन सबको सेक्रीफाइस कर दिया। किस चीज़ के लिए, अपनी कंट्री मैन की फ्रीडम के लिए। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जैसे हमारे यहाँ ना INC इंटरनेशनल कांग्रेस, ऐसे ही वहाँ पे था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसको ज्वाइन कर लिया। और यहाँ से उनका जो पूरा पर्सपेक्टिव था, पूरा सोचने समझने की जो भी उनकी कंडीशन थी, वो सब बदल गई यहाँ पे। और यहाँ से वो एक फ्राइटेंड यंग मैन से एक फियरलेस पर्सन जो है वो बन जाते हैं, जिन्होंने किसके अगेंस्ट में फाइट किया, रेशियल जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था यहाँ पे, उसके अगेंस्ट में इन्होंने यहाँ पे फाइट किया कि अब आने वाले टाइम में कोई किसी को इस तरह से भेदभाव किसी के साथ में नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसको इतना करने की नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है अगले आगे की जो मैं चैप्टर कराऊंगी, हम चैप्टर 3 जो है आपका, वो सीगुल वाला चैप्टर जो है आपका फर्स्ट फ्लाइट, और ये जो है आपका, ये हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको।